Hey student, good morning all of you. So today we are starting our unit 3. Okay, so यहाँ पे मैंने 4 लिखा था, तो ये unit 3 है हमारा. ठीक है, तो यहाँ पे हम अब जो हमारा unit 3 है वो हम start करेंगे, which is the biodegradation xenobiotic compound. Okay, so in the unit we will go through the topics like what is biodegradations and what is xenobiotic compounds and the different types of xenobiotic compounds and देयर सोर्स ऑफ द xenobiotic compounds. ठीक है, तो ये सारे जो है xenobiotic compound के सोर्सेस है एंड व्हाट इज़ द xenobiotics और बायोडिग्रेडेशन वगैरह ये जो भी है ये सब टर्म्स और इसका हम डीप में एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो में देने वाले हैं. तो आपका जो सिलेबस है वो देखा ही होगा. तो सिलेबस में हमें क्या क्या देखना है, तो पहले तो हमें बायोडिग्रेडेशन ऑफ xenobiotic compounds, देन द organisms involved in degradation of chlorinated hydrocarbons. मतलब जो हम डिग्रेडेशन करते हैं तो वो हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हम करते हैं, तो उसी को हम बायोडिग्रेडेशन कहते हैं. ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द बायोडिग्रेडेशन. ठीक है, तो और इस यूनिट में आएगा कि सब्सटीट्यूटेड सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड्स का डिग्रेडेशन हमें देखना है. देन द पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, इसका डिग्रेडेशन कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो ये सारी चीज़ें जो है तो हमें ये सारे यूनिट 3 में हमें देखना है. सो विच इज़ द बायोडिग्रेडेशन xenobiotic compound. So let's start our today's lecture. तो शुरू करते हैं हम. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बायोडिग्रेडेशन, ये जो है बायोडिग्रेडेशन की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है. सो पहले तो हम देखेंगे इस यूनिट जो है हमारा क्या है. ये यूनिट हमारा बायोडिग्रेडेशन ऑफ xenobiotic कंपाउंड. सो व्हाट इज़ द बायोडिग्रेडेशन हियर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन. मतलब बायोडिग्रेडेशन की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे इट इज़ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ये जो डेफिनेशन हम देखेंगे ये क्या है बाय द, ये किसने दिया है. जो बायोडिग्रेडेशन की जो डेफिनेशन हम देखने वाले हैं तो ये किसके अकॉर्डिंग है, तो ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने दी हुई है. विच इज़ द means the term biodegradation is breakdown of substance catalyzed by enzymes in vitro or in vivo. तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है कि ये जो बायोडिग्रेडेशन है ये क्या है, मतलब इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. सो बायोडिग्रेडेशन इज़ ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंसेस. ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें सिंपली क्या देखना है कि एक आधा पॉल्यूटेंट है. ठीक है, जो पॉल्यूटेंट है जो कि एनवायरनमेंट को हार्मफुल है, तो एसिड सब्सटेंस, ठीक है, ऐसे सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करना. ठीक है, सपोज ये मॉलिक्यूल है और इसका हमें ऐसे ब्रेक डाउन करना है. ठीक है, ओके, तो किसी भी सब्सटेंस का ब्रेक डाउन करना, और वो जो ब्रेक डाउन है वो किस चीज़ से कैटालाइज करते हैं, मतलब ये ब्रेक डाउन इंजाइम्स के हेल्प से ब्रेक डाउन होता है. मतलब किसी एक सब्सटेंस का हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं और वो ब्रेक डाउन किसी इंजाइम के हेल्प से हम कर रहे हैं, तो उसको हम बायोडिग्रेडेशन कहते हैं. मतलब इंजाइम मतलब क्या कि प्रोटीन्स. ठीक है, और ये जो प्रोटीन्स है वो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसके हेल्प से हम उसके मतलब इंजाइम से हम इस सब्सटेंसेस का ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा बायोडिग्रेडेशन. ठीक है, degradation of substances with the help of enzymes and with the help of microorganisms is called as the biodegradation. Okay, so ये हो गया इसका definition. is a breakdown of substances which catalyzes by the enzymes. ये हो गया इसका डेफिनेशन. सो इन अदर वर्ड्स, और भी हम इसे बोल सकते हैं, इट्स डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू कन्वर्ट टॉक्सिक केमिकल्स टू सिंपलर नॉन टॉक्सिक कंपाउंड. और हम इसको मतलब बायोडिग्रेडेशन को हम और डिप में समझते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो भी टॉक्सिक केमिकल होता है, ठीक है, मतलब जो भी हमारा वेस्ट होता है उसमें
टॉक्सिक केमिकल होते हैं, ठीक है। सो इस टॉक्सिक केमिकल को हम नॉन टॉक्सिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। बायोडिग्रेडेशन मीन्स व्हाट, किसी टॉक्सिक केमिकल को हम अगर नॉन टॉक्सिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं, वो भी किस हेल्प से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ऐसी एबिलिटी होती है जो कि टॉक्सिक कंपाउंड को, टॉक्सिक केमिकल्स को कन्वर्ट करते हैं नॉन टॉक्सिक कंपाउंड में। तो ये जो है इसको हम बायोडिग्रेडेशन कर सकते हैं, ठीक है, और कह सकते हैं। सो बायोडिग्रेडेशन ऑफ ज़िनोबायोटिक्स कैन बी अफेक्टेड बाय सब्सटेंस स्पेसिफिसिटी, न्यूट्रिशन सर्फेसेस, टेम्परेचर्स एंड पीएच एक्सेट्रा। तो अब तो हमें पता चल गया है कि व्हाट इज़ द बायोडिग्रेडेशन। ये बायोडिग्रेडेशन क्या है, इज द ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंसेस एंड विच इज़ कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम्स इन विट्रो और इन विवो, ठीक है। तो हम इन विवो और इन विट्रो भी हम इसे कैरी आउट कर सकते हैं। देन इन अदर वर्ड्स वी कैन कॉल इट the ability of microorganisms to convert toxic chemicals to simple non-toxic chemicals like certain enzymes, okay. And biodegradation of xenobiotics can be affected by substrate specificity, then nutrition sources, temperature and pH. So these substrate specificity, nutrition source and temperature and pH, this will affect on the biodegradation of xenobiotics, okay. So ये हो गया हमारा बायोडिग्रेडेशन। देन व्हाट इज़ अ xenobiotics। तो हमें ये तो पता चल गया है कि व्हाट इज़ अ बायोडिग्रेडेशन। तो बायोडिग्रेडेशन हमें किस चीज़ का करना है, बायोडिग्रेडेशन हम xenobiotics का कर रहे हैं। तो xenobiotics क्या है, मतलब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस xenobiotics। तो हियर the term xenobiotics is generally used in the context of pollutants। मतलब ये जो xenobiotics है ये हम किस चीज़ को बोल सकते हैं, जो भी कंटेंट्स है पोल्यूटेंट्स के, इसको हम xenobiotics कह सकते हैं। एग्जांपल है डायोक्सिन्स एंड पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स एंड देयर अफेक्ट्स ऑन द लाइफ फॉर्म्स। मतलब xenobiotics का जो एग्जांपल है वो है डायोक्सिन्स है एंड द पॉलीक्लोरिनेटेड बायोफिनाइल्स, ठीक है। और इसका जो भी इफ़ेक्ट्स होता है लाइफ फॉर्म में, ये होता है xenobiotics। देन the xenobiotics are understood as the substances foreign to an entire biological system। और ये जो xenobiotics होते हैं तो ये क्या होता है, जो भी बायोलॉजिकल हमारा सिस्टम है तो इसको एज वो फॉरेन मतलब रिकॉग्नाइज करते हैं। मतलब xenobiotics को हमारा जो भी बायोलॉजिकल सिस्टम है वो उससे एज अ फॉरेन, मतलब बाहर का, वो हमारे सिस्टम का नहीं है, बाहर का है, इसलिए उसको हम फॉरेन सब्सटेंस कहते हैं। सो दैट इज़ द आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस। मतलब जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रेजेंट नहीं, मतलब वो बायोलॉजिकल सिस्टम से प्रोड्यूस नहीं होता, तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉरेन सब्सटेंस कहते हैं, लाइक आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस कहते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस मीन्स विच इज़ नॉट मेड बाय द मैन, ठीक है, विच इज़ नॉट मेड बाय द मैन। तो इसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस कहते हैं, विच इज़ नॉट मैन मेड एंड विच इज़ अ सिंथेटिक्स, ठीक है। सो विच डिड नॉट एग्जिस्ट इन नेचर बिफोर द सिंथेसिस बाय ह्यूमन्स। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो xenobiotics है ये मतलब ह्यूमन से प्रोड्यूस किए हुए हैं, मतलब ह्यूमन ने इसको सिंथेसिस किए हुए हैं। तो ये जो है कि नेचर में अवेलेबल नहीं रहते, ठीक है। जब तक ह्यूमन इनको सिंथेसिस नहीं करते तो वो नेचर में अवेलेबल नहीं रहते। सो इट इज़ कम्प्लीटली मैन मेड सब्सटेंसेस, ओके। सो दिस इज़ अ फॉरेन सब्सटेंस फॉर आवर एक बायोलॉजिकल सिस्टम, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, फॉरेन सब्सटेंस कहते हैं, जो कि दिस इन्वायरमेंट को ये इंट्रोड्यूस नहीं रहते। इफ़ ह्यूमन सिंथेसिस इट देन इट विल बी in the nature। So the term xenobiotics is derived from the Greek words like xenos means what, xenos means foreign, xenos means foreigner and the stranger, ठीक है। ये xenobiotics जो term है ये किस मतलब किससे बनी हुई है, तो xenos means foreigner and the stranger। हम इसे stranger और foreigner बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है, ये जो substance है, ये है जो है ये नेचर में प्रेजेंट नहीं रहता, ठीक है। नेचर में प्रेजेंट नहीं रहता, जब तक ह्यूमन इसको बनाते नहीं हैं तब तक ये नेचर में नहीं रहता, ठीक है। तो ये उस नेचर के लिए, उस इन्वायरमेंट के लिए क्या हो जाएगा, ये फॉरेन हो जाएगा, इसीलिए हम इसको xenobiotics बोलते हैं। सो xenos मीन्स फॉरेनर और स्ट्रेंजर एंड bios मीन्स वॉइस मीन्स लाइफ, ठीक है। लाइफ के लिए ये जो है वो स्ट्रेंज है, फॉरेनर है, इसीलिए इसको हम xenobiotics कह सकते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया है व्हाट इज़ द xenobiotics एंड द व्हाट इज़ द बायोडिग्रेडेशन। तो हमें इस xenobiotics का क्या करना है, डिग्रेडेशन करना है विद द हेल्प ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके।
यहाँ पे हमने देखा है कि इट इज़ डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड जीनोस मीनिंग फॉरेन और स्ट्रेंज एंड जीनोबायोटिक्स आर दोज केमिकल्स विच आर मैन मेड। ओके, तो ये कम्प्लीटली क्या है, ये मैन मेड है। ठीक है, ये जो जीनोबायोटिक्स है ये मैन मेड है एंड डू नॉट ऑकर नेचुरली इन द नेचर। मतलब ये जो है नेचुरली ऑकर नहीं करते नेचर में, मतलब जब तक इसको ह्यूमन बीइंग नहीं बनाएगा तब तक इसका प्रोडक्शन नहीं होगा और नेचर में ये इंट्रोड्यूस नहीं होंगे। सो इट्स कम्प्लीटली मैन मेड chemicals. Okay, so they are usually synthesized for industrial or agriculture purposes like aromatics, pesticides, hydrocarbons, plastics, दिस लिग्निन। ठीक है, तो ये सारे जो केमिकल्स और ये सारे जो सब्सटेंसेस है ये जो है ये इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, मतलब यूज़ होते हैं कि और प्रोड्यूस कर सकते हैं इस एरोमेटिक्स, पेस्टिसाइड, हाइड्रोकार्बन्स, प्लास्टिक्स, लिग्निन। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द रिकाल्सिटेंट्स। मतलब इसको मतलब जो जीनोबायोटिक्स है लाइक एरोमेटिक्स, पेस्टिसाइड्स, हाइड्रोकार्बन्स, ये सब अब जीनोबायोटिक्स है और इसको हम और भी कह सकते हैं कि रिकाल्सिटेंट। सो एज दे कैन रेजिस्ट डिग्रेडेशन टू मैक्सिमम लेवल। मतलब जीनोबायोटिक्स और रिकाल्सिटेंट इसमें क्या डिफरेंस है तो हम ये देखेंगे। सो जीनोबायोटिक कंपाउंड जो है तो वो जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से डिग्रेड हो सकते हैं। जो भी मतलब जीनोबायोटिक कंपाउंड्स हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से डिग्रेड हो सकते हैं। अगर वो डिग्रेड हुए तो उसे हम जीनोबायोटिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो कंपाउंड ऐसे है जीनोबायोटिक के ही कंपाउंड हम बोल सकते हैं कि द कंपाउंड्स दैट resist बायोडिग्रेडेशन एंड thereby persist in the environment are called as a recalcitrant। मतलब ये जो recalcitrant वर्ड है ये क्या मतलब इसका क्या मीनिंग है, ऐसे जो कंपाउंड है जो कि रेजिस्ट करते हैं डिग्रेडेशन के लिए, उसका डिग्रेडेशन नहीं हो सकता और बहुत सारे मतलब टाइम पीरियड्स के लिए वो जो है इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहता है, उसका डिग्रेडेशन होता नहीं है। तो इस चीज़ को, इस कंपाउंड को हम रिकाल्सिटेंट बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द जीनोबायोटिक्स एंड द रिकाल्सिटेंट। देन सोर्स ऑफ दिस जीनोबायोटिक्स, तो ये जो जीनोबायोटिक्स है ये कहाँ से आता है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दिस जीनोबायोटिक्स। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज जैसे कि गैस, ऑयल, मतलब ऑयल गैस इंडस्ट्रीज, रिफाइनरीज, इट्स प्रोड्यूसेस बेसिक केमिकल्स विच इज़ एग्जाम्पल ऑफ विनाइल क्लोराइड एंड द बेंजीन। ठीक है, ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज से आते हैं, मतलब दिस आर दी जीनोबायोटिक। ओके, सो देन प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में भी ये जो है सोर्स माना जाता है इसका। तो प्लास्टिक इंडस्ट्री में क्लोजली रिलेटेड टू द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री यूजेज अ नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज द एंटीऑक्सीडेंट्स, प्लास्टिसाइजर्स, क्रॉस लिंकिंग एजेंट्स। तो ये सारे जो है यूज़ होते हैं दिस प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ में और ये भी हम सोर्स ऑफ द जीनोबायोटिक्स कह सकते हैं। देन द पेस्टिसाइड इंडस्ट्री, जो भी पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज होते हैं वो भी सोर्सेस है दिस जीनोबायोटिक्स के। लाइक मोस्ट कॉमनली फाउंड स्ट्रक्चर आर बेंजीन एंड बेंजीन डेरिवेटिव्स। जो बेंजीन है और बेंजीन डेरिवेटिव्स है इसका जो स्ट्रक्चर फाउंड होता है वो है। देन पेंट इंडस्ट्री, मतलब जो भी हम घरों में पेंट वगैरह लगाते हैं। ठीक है, nowadays we are using lots of paint। ओके, सो यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है तो घर भी बहुत सारे बढ़ रहे हैं, घर बढ़ रहे हैं तो स्टैंडर्ड हमारा बढ़ रहा है, तो पेंट वगैरह ये जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा यूज़ में आ रहे हैं। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, जीनोबायोटिक्स के जो कंपाउंड है और जो पोल्यूशन इससे बढ़ रहा है वो तो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, मतलब इंक्रीज़ हो रहा है पोल्यूशन इसकी वजह से। तो यहाँ पे पेंट इंडस्ट्री भी है इस जीनोबायोटिक का सोर्स। यहाँ पे मेजर इंग्रेडिएंट्स आर सॉल्वेंट्स है लाइक ज़ाइलिन, टोलुइन, मिथिल कीटोन एंड मिथिल। तो ये सारी चीज़ें जो है पेंट इंडस्ट्री से आते हैं। देन अदर्स, मतलब अदर्स में जो मतलब ये सारे जो चार पांच ये सोर्सेस है दिस इंडस्ट्रीज़ के और दिस जीनोबायोटिक कंपाउंड के दिस इंडस्ट्रीज। सो अदर्स में क्या आएगा, अदर्स में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ आ जाएगी। देन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, मतलब इलेक्ट्रॉनिक में भी थोड़ा बहुत जो भी कुछ सामान वगैरह निकलता है वेस्ट वगैरह वो भी हम रिकाल्सिटेंट और जीनोबायोटिक्स कह सकते हैं। देन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, ठीक है। देन पल्प एंड द पेपर इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक्स एंड द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, देन वुड प्रिजर्वेशन, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारे जो है वो जीनोबायोटिक के सोर्स जो है हम कह सकते हैं। ठीक है, दिस ऑल आर द सोर्सेस ऑफ द जीनोबायोटिक्स कंपाउंड। ओके, देन टाइप्स ऑफ जीनोबायोटिक कंपाउंड। तो यहाँ पे हमने देखना है कि कितने टाइप है दिस जीनोबायोटिक कंपाउंड के। सो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो हाइड्रोकार्बन्स है। ठीक है, तो हमें 6 के 6 ही टाइप जो है हमें देखना है इन डिटेल। देन
सेकेंड जो है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स, अल्किल बेंजिल सल्फोनेट्स और देन ऑयल मिक्सचर एंड अदर्स। तो ये सारे जो है वो जो है ये 6 टाइप है दिस टाइप्स ऑफ बायोजिनोटाइप, मतलब जिनोबायोटिक कंपाउंड्स के ये जो है 6 जो है टाइप्स है। तो ये हमें इन डेप्थ में देखने, ठीक है। तो पहले तो हम हाइड्रोकार्बन्स देखेंगे, ठीक है, मतलब ये जो है वो फर्स्ट टाइप से दिस जिनोबायोटिक कंपाउंड का। तो पहले हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स। तो ये हाइड्रोकार्बन्स जो है ये क्या होता है, सो दिस कंपाउंड्स कंटेन अ डिफरेंट नंबर ऑफ हैलोजन्स। मतलब ये जो कंपाउंड है तो ये क्या कहता है कि डिफरेंट नंबर्स ऑफ हैलोजन कंटेन होता है इसमें बहुत सारे हैलोजन्स होते हैं। सो लाइक क्लोरीन, ब्लोरीन, देन द फ्लोरीन, ठीक है, मतलब ये सारे जो है लाइक क्लोरीन, दिस Br, ओके, देन फ्लोरीन। तो ये सारे जो है हैलोजेंस है जो कि इस हाइड्रोकार्बन्स में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और जैसे आइटम्स है इन द प्लेस ऑफ EH, मतलब जो I एटम है इन द प्लेस ऑफ EH ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सो दे आर यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, मतलब ये जो नंबर्स है, मतलब ये जो हाइड्रोजन्स है तो ये जो है एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। सो एज अ प्रोपेलेंट्स इन स्प्रे कैंस एंड कॉस्मेटिक्स, मतलब ये जो क्लोरोफॉर्म यूज़ किया जाता है तो एज अ प्रोपेलेंट्स यूज़ किया जाता है, जैसे कि स्प्रे में और कॉस्मेटिक्स कैंस में, देन पेंट में। तो ये सारे जो है ये इस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। सो इन अ कंडेंसर यूनिट्स ऑफ कूलिंग सिस्टम, मतलब जो भी कूलिंग सिस्टम होता है तो उसके कंडेंसर में ये जो क्लोरीन फ्लोरीन वगैरह है जो ये यूज़ होते हैं, ठीक है। मतलब फ़ैन अगर मतलब हमारा ख़राब हो गया तो उसका जो कंडेंसर है वो हमें बार बार बदलना पड़ता है, ठीक है। तो हम उस चीज़ को हम कंडेंसर को यूज़ करके मतलब कहीं पे भी फेंक सकते हैं, ठीक है। हम फेंक देते हैं, नॉर्मली हमें उसे फेंक देता है। देन तो ये जो है तो ये क्या होता है, ये हमें रिकाल्सिटेंट की तरह जो है इन्वायरमेंट में रहता है, ठीक है। इन्वायरमेंट में इसका डिग्रेडेशन होता नहीं है, वो बहुत समय के लिए इन्वायरमेंट में वैसे ही रहता है। तो इससे हमारा क्या हो रहा है, हमारा पोल्यूशन हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है मतलब कंडेंसर में जो कूलिंग सिस्टम है वहाँ पे लगाई जाती है। देन एंड एज अ इंसेक्टिसाइड्स, ओके, एंड हर्बिसाइड्स में जो है ये होता है। देन हैलो अल्किन्स लाइक क्लोरोफॉर्म, फेरॉन्स एक्सेट्रा, दीज आर द वोलेटाइल एंड एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर वेयर दे डिस्ट्रॉय द प्रोटेक्टिव ओजोन, ठीक है। मतलब ये जो है ओजोन जो है हमारा ओजोन लेयर को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो दिस लेयर लीडिंग टू इंक्रीज UV रेडिएशन, मतलब ये जो है वो UV रेडिएशन को इंक्रीज करता है। सो लाइक पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, मतलब यहाँ पे क्या क्या हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड एंड द इंसेक्टिसाइड्स। सो these are applied to crops from where they leach into water bodies and many of them are subject to biomagnification, ठीक है। तो ये सारे जो है हाइड्रोकार्बन्स टाइप्स में आते हैं। ओके, देन पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स। तो ये जो है जो कंपाउंड है इसे हम PCBs भी कहते हैं। ये जो पॉलीक्लोरिनेटेड है इसे हम PCB कहते हैं, ठीक है, PCBs कहते हैं। तो दिस PCBs और दिस कंपाउंड्स हैव 2 कोवैलेंटली लिंक्ड बेंजीन रिंग्स, मतलब यहाँ पे दिस PCBs में क्या होता है, 2 रिंग होते हैं, बेंजीन रिंग हैविंग अ हैलोजन सब्स्टिट्यूटिंग फॉर दिस PCBs, ठीक है। एंड these are used as a plasticizers एंड इंसुलेटर्स कूलेंट इन ट्रांसफॉर्मर, मतलब ये ट्रांसपोर्टर में एज इंसुलेटर कूलेंट भी वर्क करता है एंड एज अ हीट एक्सचेंज फ्लूइड, और जो है हीट एक्सचेंज फ्लूइड में इसका यूज़ होता है। सो दे आर बोथ बायोलॉजिकली एंड केमिकली इनर्ट to various degrees and which increases with the number of chlorine atoms present in the molecules. So these are the recalcitrant in nature, okay. So the above 2 groups of compound is due to their halogenation and as well their cyclic structure, ठीक है। मतलब ये जो 2 ग्रुप हमने देखे हैं तो ये इस हेलोजिनेशन एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए जो है रिकाल्सिटेंट है, ठीक है, इसी वजह से वो रिकाल्सिटेंट है। देन सिंथेटिक पॉलीमर्स आ जाएगा, मतलब ये हमारा थर्ड टाइप है जहाँ पे हमें सिंथेटिक पॉलीमर हमें देखना है। दिस इज़ द सिंथेटिक पॉलीमर। सो सिंथेटिक पॉलीमर में क्या क्या आ जाएगा, सो दिस कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस एज अ प्लास्टिक्स, ठीक है, प्लास्टिक्स मतलब प्रोड्यूस करेगा ये एज अ प्लास्टिक, ओके। एंड एग्जाम्पल लाइक पॉलीथिलीन, पॉलीस्टीरीन,
पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सारे जो है ये सिंथेटिक पॉलीमर में आ जाएगा। आपको पता है कि पॉलीथीन की वजह से कितना मतलब जो सैंड पॉल्यूशन है वो बहुत सारा होता है। मतलब ये सैंड में जल्दी मतलब हज़ारों सालों तक ये वैसे ही रहता है, इसका डिग्रेडेशन इजीली होता नहीं है, ठीक है, मतलब बहुत सालों तक वैसे ही रहता है। तो एज ए रिकाल्सिटेंट हम इसे बोल सकते हैं। सो दिस पॉलीविनाइल क्लोराइड और नाइलॉन, ये सब इस चीज़ में सिंथेटिक पॉलीमर में आते हैं। देन विच आर यूज एज अ गारमेंट्स, मतलब गारमेंट्स में भी, देन रैपिंग मटेरियल्स। ओके, सो दे आर रिकाल्सिटेंट मेनली ड्यू टू देयर इनसोल्युबिलिटी इन वाटर एंड मोलिकुलर साइज। मतलब ये जो है सिंथेटिक पॉलीमर्स जिससे गारमेंट्स, रैपिंग मटेरियल्स वगैरह सब प्रोड्यूस होते हैं, तो ये हम इसको रिकाल्सिटेंट कह सकते हैं क्योंकि ये जो है वाटर में इंसोल्यूबल होता है और इसकी मॉलिकुलर साइज़ की वजह से हम इसे रिकाल्सिटेंट कह सकते हैं। आपको पता है कि पॉलीथीन्स वगैरह जो है वो डिग्रेड नहीं होते, वाटर में भी वो सॉल्युबल नहीं होते, ठीक है। सो दिस कॉल्ड एज द रिकाल्सिटेंट। तो ये हमारा हो गया थर्ड। देन फोर्थ, ठीक है, तो ये अल्किल जो है अल्किल बेंजीन सल्फोनेट है। यहाँ पे जो है दीज आर सरफेस एक्टिव डिटर्जेंट, ठीक है, मतलब ये अल्किल बेंजीन सल्फोनेट जो है दीज आर दी सरफेस एक्टिव डिटर्जेंट सुपीरियर टू सोप्स, इसे हम कह सकते हैं। देन द सल्फोनेट्स ग्रुप प्रेजेंट एट वन एंड रेजिस्ट माइक्रोबियल डिग्रेडेशन, ठीक है, ये जो है माइक्रोबियल डिग्रेडेशन को रेजिस्ट करता है। देन वाइल द अदर एंड, एक एंड से ये क्या कहता है, माइक्रोबियल डिग्रेडेशन को रेजिस्ट करता है। देन वाइल द अदर एंड दिस नॉन पोलर अल्किल एंड, ठीक है, इट्स बिकम अ रिकाल्सिटेंट इफ़ इट इज़ अ ब्रांच, ठीक है, ब्रांच में अगर हो तो ये रिकाल्सिटेंट बन सकता है, ठीक है। सो दिस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद द डिग्री ऑफ ब्रांचिंग, मतलब इसकी जो रेजिस्टेंस है वो किस चीज़ से बढ़ रही है, विद द डिग्री ऑफ ब्रांचिंग। Then at present alkyl benzyl sulfonates having a non-branch alkyl ends are used. Then these are biodegraded by B oxidation from their alkyl ends. मतलब जहाँ पे ये जो ब्रांचिंग है अगर प्रेजेंट नहीं होगी, मतलब नॉन ब्रांचिंग और नॉन ब्रांच अल्किल एंड्स है, तो यहाँ पे बी ऑक्सीडेशन की वजह से ये जो है डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है, बायोडिग्रेड हो जाएगा। सो दिस आर दी अल्किल बेंजिल सल्फोनेट। ओके, देन अब आएगा ऑयल मिक्सचर। ये जो है ऑयल मिक्सचर, ये हमारा फिफ्थ टाइप है। इस ऑयल मिक्सचर में क्या आ जाएगा, सो ऑयल इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब ये जो है ऑयल, ये तो नेचुरल प्रोडक्ट्स है, और जो हमें रिकाल्सिटेंट हम बोलते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो नेचर को फॉरेनर एज अ स्ट्रेंजर इन्वायरमेंट उससे मान लेगा। तो ऑयल मिक्सचर को एज अ रिकाल्सिटेंट हम नहीं बोल सकते, ठीक है, मतलब कम्प्लीटली रिकाल्सिटेंट हम उसे नहीं बोल सकते। सो ऑयल इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड हैज़ अ मेनी कंपोनेंट्स एंड इज़ बायोडिग्रेडेबल। ये जो ऑयल है, मतलब हमने पहले ही बोला कि ऑयल को हम रिकाल्सिटेंट नहीं बोल सकते क्योंकि ये नेचर प्रोड्यूस है, तो इस ऑयल मिक्सचर को हम बायोडिग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। सो द डिफरेंट कंपोनेंट्स बीइंग डिग्रेडेड एट डिफरेंट रेट्स, जो इसके ऑयल मिक्सचर के जो भी कंपोनेंट्स वगैरह होंगे तो वो डिफरेंट स्टेज में वो डिग्रेड हो सकते हैं। सो हेयर बायोडिग्रेडेशन इज एबल टू हैंडल स्मॉल ऑयल सिपेज, मतलब ये जो बायोडिग्रेडेशन है, मतलब विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम इसे डिग्रेड कर सकते हैं, लेकिन इन अ स्मॉल ऑयल सिपेज, मतलब ऑयल के स्मॉल सिपेज होंगे तो, बट व्हेन लार्ज स्पेस ऑकर द प्रॉब्लम्स ऑफ पोल्यूशंस बिकम एक्यूट, ठीक है, मतलब अगर वहाँ पे इस ऑयल के बहुत सारे लार्ज स्पिल्स अगर हुए, मतलब ऑकर हुए वहाँ पे, तो प्रॉब्लम्स हो सकता है पोल्यूशन के लिए। लेकिन वो भी जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ एक्यूट, मतलब एज ए एक्यूट हम उसे मान सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा मतलब बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। सो ऑयल इज़ अ रिकाल्सिटेंट, ठीक है, मतलब किस तरह से, अगर एक्यूट ही कह सकते हैं, लेकिन इसको हम मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा तो है रिकाल्सिटेंट हम इसे कह सकते हैं, मेनली बिकॉज ऑफ, मतलब बिकॉज हम क्यों कहते हैं रिकाल्सिटेंट इसको, क्योंकि ये जो है ये ऑयल में इंसोल्यूबल होता है, मतलब ऑयल में ये पूरा सोल्यूबल नहीं हो सकता, इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, रिकाल्सिटेंट कहते हैं, ठीक है। सो ऑयल इज रिकाल्सिटेंट मेनली बिकॉज ऑफ इट्स insolubility in water and due to the toxicity of some of its component, तो ये ऑयल मिक्सचर में आ जाएगा, ठीक है। तो हम अब हमें देखना है अदर ज़ेनोबायोटिक कंपाउंड्स। तो ये जो है 6 वाला है हमारा टाइप्स, ये जो हम सब टाइप्स देख रहे हैं ज़ेनोबायोटिक कंपाउंड के, तो ये 6 में आ जाएगा हमारा
कि अदर ज़ेनोबायोटिक कंपाउंड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेस्टिसाइड्स आर बेस्ड ऑन एलिफैटिक cyclic ring structure, then containing substitution of nitrosulfonate, then methoxy amino and carboxylic groups। मतलब ये जो है सारे अदर ज़ेनोबायोटिक कंपाउंड्स में आ जाएंगे। एंड इन एडिशन दे ऑल्सो कंटेन हैलोजेंस, मतलब इस कंपाउंड में हैलोजेंस भी आ जाएंगे एंड दिस सब्सटीट्यूशन मेक देम रिकासिट। ठीक है, सो ये जो सारा जो सब्सटीट्यूशन है इसको भी मतलब 6th वाला जो टाइप है इसको भी रिकासिटेंट में आना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस सब्सटीट्यूशन। तो हमने अब तक जो है सारे जो है टाइप्स देखे, बायोडिग्रेडेशन का हमने इंट्रोडक्शन लिया, ज़ेनोबायोटिक्स का हमने इंट्रोडक्शन लिया। ठीक है, तो आपको ये सब क्लियर होगा ही। ठीक है, मतलब सब क्लियर है। देन हम नेक्स्ट लेक्चर में, ये तो हमारा लेक्चर यहाँ पे हो गया। ठीक है, टाइप्स ऑफ ज़ेनोबायोटिक्स जो है हमने देख लिए, अच्छी तरह से देख लिए, सारे इन डिटेल देख लिए। और हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जो भी ज़ेनोबायोटिक है उसके इफ़ेक्ट क्या क्या पड़ते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट में और जो भी लाइफ फॉर्म है उन पे ये ज़ेनोबायोटिक के क्या क्या अफेक्ट होते हैं। और देन हम देखेंगे कि इसका डिग्रेडेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, मतलब किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हमें यूज़ करना है इस प्रोसेस में, तो हम किस तरह से उसकी प्रोसेस जो है वो होती है तो वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वी विल स्टॉप हियर एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड डे।